नमस्कार। आज हम लोग बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक सिलेबस का पार्ट आता है जेंडर, उस पे आज चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि नारीवाद के पॉइंट ऑफ व्यू से इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फेमिनिज्म एज वेल एज इन द कंटेक्स्ट ऑफ पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली इन दिस चैप्टर वी विल कवर and we would like to know about the meaning of gender, what is feminism and the distinction between sex and gender and the political status of women and the rise of feminism, in which we all will cover about the three phases or three waves of feminism. आज के इस लेक्चर के दौरान हम लोग जेंडर का क्या अर्थ है, यानी नारीवाद का क्या अर्थ है, नारीवाद के अंदर जो सेक्स और जेंडर के जो भेद आता है, जिसे लिंग रूप और लिंग भेद भी कहा जाता है हिंदी में, उसमें क्या अंतर है, स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति के बारे में और नारीवाद के उदय पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जेंडर की समस्या जो है वो बेसिकली समाज में स्त्रियों की स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। इसका मुख्य मुद्दा ये है कि समाज में जो लिंग के आधार पर, यानी एक स्त्री के साथ केवल स्त्री होने की वजह से जो भेदभाव बढ़ता जाता है, उस पर ज़्यादा गौर किया जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं, एक सच्चाई है कि हमारे सामाजिक जीवन में स्त्रियों के साथ बहुत प्राचीन काल से आज तक भी बहुत तरह का अन्याय देखने को मिलता है। और ये अन्याय के विरुद्ध विभिन्न स्तरों पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें ही सामूहिक रूप से नारीवाद यानी फेमिनिज्म या नारी मुक्तिवाद की संज्ञा दी जाती है। देखिए, नारीवाद के तहत जितने भी इसके समर्थक हैं, वो स्वयं राजनीति की एक नई परिभाषा की मांग करते हैं और इनका मानना है कि जो पुरुष है, यानी जो आबादी का आधा हिस्सा है, उसका वर्चस्व केवल पब्लिक स्फीयर तक, यानी एक स्त्री के सार्वजनिक जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, विशेष रूप से जो बहुत ही प्राइवेट और पर्सनल स्फीयर है, वहाँ पर भी हमें पितृसत्ता का प्रभाव या पुरुष प्रधान समाज का प्रभाव दिखाई देता है। देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर जब हम जेंडर की बात करते हैं यानी लिंग भेद की बात करते हैं, तो जेंडर की समस्या समाज में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। इसका मुख्य मुद्दा यह है कि समाज में जो लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ जो व्यापक भेदभाव बढ़ता जाता है, जो ब्रॉडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, और सामाजिक जीवन में स्त्री के साथ जो अन्याय होता है, उस अन्याय के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन्हें ही सामूहिक रूप से नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की संज्ञा दी जाती है। संक्षेप में यह सिद्धांत यानी जो नारीवाद है, वो पितृतंत्र या पितृसत्ता, यानी एक ऐसा समाज जहां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष को प्रधानता दी जाती हो, जो पुरुष प्रधान समाज हो, उसके खिलाफ या पुरुष प्रधान समाज का जो अत्याचार है इन पर, उसको उजागर करता है और किस तरीके से इस अत्याचार का निवारण किया जाए और महिलाएं भी, जो कि आबादी का आधा हिस्सा है, एक डिग्निफाइड और रिस्पेक्टफुल लाइफ को जी सके, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। देखिए, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यूयॉर्क राइट स्टॉकिंग घोषणा पत्र जारी किया गया था 1969 में, और उसके अंदर नारीवाद को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की गई थी। और उसमें कहा गया था कि चूंकि स्त्रियां स्वयं में एक उत्पीड़ित वर्ग है, ऑप्रेस्ड क्लास है, और इनका उत्पीड़न सर्वव्यापक है और जो हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को भी प्रभावित करता है, हम पुरुषों को अपने उत्पीड़न के लिए मुख्य कारण के रूप में समझते हैं और पहचानते हैं। और पुरुष का आधिपत्य, जो कि प्रभुत्व का सबसे पुराना और बुनियादी रूप है, ये स्त्रियों के आर्थिक, यौन और मनोवैज्ञानिक लाभ तक देखने को मिलता है। यानी कि जो पुरुष प्रधान समाज है, उसका आधिपत्य आर्थिक जगत में, सेक्सुअल रिलेशनशिप में और साइकोलॉजिकल प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। और सभी पुरुषों ने जो स्त्रियों का उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ सभी नारीवादी एक ऐसा समूह है जिनके हित हमेशा पुरुषों के हितों के विरुद्ध रहे हैं, जब कभी भी पितृ प्रधान समाज द्वारा उनका शोषण किया गया है। यह हित समस्त स्त्रियों को एक सिस्टरहुड के कॉन्सेप्ट के अंदर संगठित करना चाहता है, जो कि वर्ग और प्रजाति यानी क्लास और रेस की सीमाओं से परे हो। कहने का मतलब यह है कि स्त्रियां चाहे धनवान हो या निर्धन हो, उच्च जाति की हो या फिर निम्न जाति की हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, इस अंतर को भुलाकर सभी स्त्रियों को पुरुषों के अत्याचार के विरुद्ध
एकजुट हो जाना चाहिए और अपनी मुक्ति के लिए, अपनी डिग्निफाइड लाइफ के लिए, रिस्पेक्टफुल लाइफ के लिए एक संघर्ष करना चाहिए। और नारीवाद स्वयं राजनीति को नए ढंग से परिभाषित करने की मांग करता है और इसका दावा है कि देखिए, पुरुष का जो वर्चस्व है वो केवल आज सार्वजनिक क्षेत्र तक ही देखने को नहीं मिलता, बल्कि वो प्राइवेट और पर्सनल स्फीयर में भी बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है, जो पैट्रियार्कल डोमिनेशन है वो केवल स्त्रियों के पब्लिक लाइफ को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि ये फैमिली और सेक्सुअल रिलेशन जैसे जो बिल्कुल पर्सनल स्फीयर है वहाँ पर भी स्त्रियों पर पुरुषों के आधिपत्य का सूचक है। नारीवादी मांग करता है कि जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, सभी नारीवादियों की मांग है कि जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर, पर्सनल स्फीयर मानकर, जिन्हें राजनीति के दायरे से बाहर रखा गया है, उनके पॉलिटिकल नेचर को, उसकी राजनीतिक प्रकृति को चुनौती दी जाए और इस क्षेत्र में पुरुष शक्ति को चुनौती दी जानी चाहिए। संक्षेप में इनका कहने का मतलब ये था कि देखिए, जो व्यक्तिगत क्षेत्र आजकल कहा गया कि भाई ये जो स्त्री पुरुष के जो संबंध है वो बहुत ही व्यक्तिगत है, उससे राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसे राजनीति की चर्चा और विचार विमर्श से बाहर रखा जाना चाहिए। तो सभी नारीवादी कहते हैं नहीं, ये गलत है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज का प्रभाव केवल व्यक्तिगत क्षेत्र में नहीं बल्कि निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इसलिए इसके प्रकृति को चुनौती देते हुए इसे भी राजनीतिक विचार विमर्श में समाहित करना चाहिए। नारीवाद पुरुष के मुकाबले नारी की स्थिति पर, भूमिका पर, उनके अधिकारों से गहरा सरोकार रखता है और नारी की जो पराधीनता है, जो सब्जुकेशन है, जो सबऑर्डिनेशन है और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर अपना ध्यान केंद्रित करता है और किस तरीके से उस अन्याय को समाप्त किया जाए उन उपायों पर भी विचार करता है। देखिए, सभी नारीवादियों का दावा है कि यदि आप अतीत से वर्तमान समाजों पर गौर करें तो आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि एक स्त्री को स्त्री होने की वजह से केवल लिंग आधार पर बहुत सारा अन्याय सहना पड़ता है और आज भी ये अन्याय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी है। ऐतिहासिक क्रम में इस आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे देखने को रहे हैं उसमें इन सभी नारीवादियों की मांग रही है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में सबसे पहले मान्यता दी जाए। All women rights should be declared first as a human right, universal human rights। और संपूर्ण सामाजिक जीवन के संदर्भ में जो स्त्री पुरुष की समानता है उसको स्वीकार किया जाए। Equality between male and female should be accepted। और स्त्री को परंपरागत पराधीनता से मुक्ति प्रदान करने के लिए वुमेनहुड की यानी स्त्रीत्व की एक नई परिभाषा गढ़ी जाए। देखिए, अगले क्रम में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना चाहेंगे नारीवाद के तहत कि सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है, यानी लिंग रूप और लिंग भेद में क्या अंतर होता है, द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। देखिए, जेंडर का विचार ये संकेत देता है कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष की जो शारीरिक रचना है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और उस फिजिकल आउटपुट के जो फंक्शंस है उसमें जो अंतर स्थापित किया है वो उनकी सामाजिक स्थिति के संदर्भ में बहुत ज़्यादा अंतर का उपयुक्त आधार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि प्रकृति ने स्त्री पुरुष की जो शारीरिक रचना है, जो कृत्यों में अंतर स्थापित किया है, वह उनकी सामाजिक स्थिति में विस्तृत अंतर का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका उपयुक्त आधार नहीं होना चाहिए। इस तर्क को समझने के लिए सेक्स और जेंडर के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, चूंकि इस समस्या का मुख्य सरोकार स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से है तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि सेक्स, जब हम सेक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम लोग एक जीव वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत देते हैं। इससे संकेत ये मिलता है कि प्रकृति ने स्त्री के शरीर को पुरुष के शरीर से भिन्न बनाया है। देखिए, स्त्री और पुरुष के कुछ अंग एक जैसे होते हैं, उनके फंक्शंस भी एक जैसे होते हैं, कुछ अंगों के स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, बट फंक्शन की दृष्टि से कुछ अंग अलग भी होते हैं। और प्राकृतिक विधान की दृष्टि से यानी प्राकृतिक नियम के अनुसार से देखें तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक है, जिससे सृष्टि और समाज को चलाने में सहायता मिलती है। दूसरी ओर जेंडर का विचार एक समाज वैज्ञानिक तथ्य की ओर संकेत देता है। यह समाज में स्त्री पुरुष की जो भिन्न भिन्न स्थिति का परिचायक भी है। इसका दावा है कि समाज में स्त्री को न केवल पुरुष की तुलना में इंफीरियर स्टेटस प्रदान किया जाता है यानी हीन स्थिति प्रदान की जाती है, बल्कि यहाँ पर स्त्रियों की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो उनकी यथार्थ मूल्य है,
उसकी भी उपेक्षा की जाती है। कहने का मतलब यह है कि सामाजिक जीवन में स्त्री जो अपनी एक भूमिका निभाती है या जो भूमिका निभाने की क्षमता रखती है, जो पोटेंशियल है उसके अंदर, उसे भी ठीक तरीके से रिकॉग्निशन नहीं दी जाती। और समाज में युग युगांतर से स्त्री को जिस तरह से हीनतम स्थिति में रखा गया है वो किसी भी तर्क पर आधारित नहीं है, बल्कि सीधा सीधा ये अन्याय का एक सजीव उदाहरण है। यह स्त्री के सर्वव्यापक दमन और शोषण की ओर संकेत देता है, क्योंकि सभी नारीवादियों का मानना है कि अब समय आ चुका है जब इस स्थिति पर रिकंसिडरेशन करके स्त्री के योगदान और उसकी योग्यता को उपयुक्त महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए, एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक अगर आप देखें तो हमें समाज में पुरुष उचित गुणों के बारे में बहुत सारी पूर्व धारणाएं दिखाई देती हैं। आई एम सेइंग इफ वी विल ट्राई टू गेट आउट the preconceived notion in our society with regards to the masculine behavior, then we can identify many behavioral pattern in terms of masculine or feminine. देखिए, स्त्रियों और पुरुषों में अक्सर इन्हीं गुणों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर ये बोल दिया जाता है कि जो पुरुष है वो दबंग होता है, स्त्रियां थोड़ी दबकर रहती हैं। पुरुष क्रोध करेगा तो स्त्रियां शांत रहेंगी। यदि सत्य का पता लगाना है तो पुरुष आर्गुमेंट कर सकता है, वहीं स्त्रियां मन की आंखों से देखने का प्रयास करेंगी। पुरुष अपने मन की भावनाओं को छुपाएगा, लेकिन स्त्री अपने मन की भावनाओं को प्रकट कर देगी। यहाँ तक भी आपने कई बार सुना होगा जब लड़कों को कह दिया जाता है क्या औरतों की तरह रोना लगा रखा है। ये सारा जो व्यवहार है ये बचपन से ही हम लोगों को इस तरीके से सिखाया जाता है। इस तरीके से एक मैस्कुलिन बिहेवियर को लेके कुछ प्री कंसीव नोशन सोसाइटी की तरफ से डाल दिए जाते हैं मस्तिष्क में। और जब पुरुष और स्त्री की इस भिन्न भिन्न छवि को उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पर देखिए, जो भिन्न भिन्न छवि है वास्तव में ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक संस्कृति की देन है। यह हमारे लालन पोषण में हमको इस तरीके की सीख दे दी जाती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाती है। देखिए, ये छवि स्त्री पुरुष को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था के सांचे में ढालती है जो पैट्रियार्की से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन और डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ावा देती है। ये मान्यता संपूर्ण सामाजिक जीवन में स्त्री के संपूर्ण जीवन पर पुरुषों के नियंत्रण को बढ़ावा देती है। और देखिए, यह नियंत्रण प्रकृति की देन नहीं है, बल्कि समाज की एक सोची समझी योजना यानी सुचिंतित योजना, डेलिब्रेट डिजाइन और फ्रेमवर्क का परिणाम है। और समाज के दृष्टिकोण को बदलकर ही हम इन बुराइयों या विकृतियों से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, नारीवाद के अनुसार आज के युग में यदि आप साइंटिफिक थॉट की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बिजनेस की बात करें, इनसे जुड़े हुए अवसरों के विस्तार के साथ ये सिद्ध हो चुका है कि आज स्त्री और पुरुष की मानसिक क्षमताओं में, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी हुई एलिजिबिलिटीज में कोई अंतर नहीं है। जहाँ जहाँ स्त्रियों को महत्वपूर्ण कार्य संभालने का अवसर मिला है वहाँ उन्होंने अपने लिंग के आधार पर किसी बाधा का सामना नहीं किया है। यहाँ तक कि शारीरिक क्षमता से जुड़े हुए क्षेत्रों में भी स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं। उदाहरण के लिए समकालीन विश्व में यदि आप खेल कूद में देखें तो खेल कूद के क्षेत्रों में भी आज स्त्रियों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे ये सीधा सीधा साबित होता है कि स्त्रियों को स्वभाव से वीकर सेक्स मानना, एक अबला मानना, कमजोर मानना प्राकृतिक दृष्टिकोण से प्राकृतिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। देखिए, वास्तव में अधिकांश स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त घर के कामों में यानी डोमेस्टिक वर्क्स में, बच्चों के लालन पालन में बीतता है और उन्हें हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का मौका नहीं मिल पाता। लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं को ऐसे अवसर मिले हैं वहाँ उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता का उपयुक्त परिचय भी दिया है। संक्षेप में कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, स्त्रियों की जो हीन स्थिति है वो वास्तव में सामाजिक व्यवस्था की देन है, प्राकृतिक व्यवस्था की देन नहीं है। जो इनकी हीन स्थिति है वो मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है। अगर प्रिसाइसली हम लोग सेक्स और जेंडर के बीच डिफरेंसेस को देखें तो देखिए, सेक्स और जेंडर के बीच यदि डिफरेंसेस को करने को देखें तो यू कैन फाइंड आउट दैट sex is basically a biological and psychological differences between male and female on the basis of their reproductive structures.
जो सेक्स वर्ड का हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक जीव वैज्ञानिक अंतर की और इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे माता और पिता, मेरे मदर और फादर में एक बायोलॉजिकल डिफरेंस है। जब अपनी मदर की तरफ इशारा करूँगा तब मैं सेक्स वर्ड का यूज़ कर लेता हूँ, फादर की तरफ यूज़ करूँगा, यानी उनके बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए मैं सेक्स वर्ड का यूज़ करता हूँ। जबकि जो जेंडर शब्द है, we are using the word gender basically with the reference of social, cultural and behavioral inequality and emotional differences between man and woman just on the basis of their sex. यदि एक स्त्री के साथ केवल स्त्री होने की वजह से सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर या फिर इमोशनल बेसिस पर जब अंतर किया जाता है तो उस डिफरेंसेस को, उस एक्सप्लॉयटेशन को, उस एट्रोसिटीज़ को, उस इंडिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए हम जेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं। एवरीबडी नो दैट सेक्स हैज़ टू मेन कैटेगरीज, मेल एंड फीमेल। सभी को पता है कि दो तरह के सेक्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वहीं अगर हम जेंडर्स की बात करें तो जेंडर में हमें दो कैटेगरीज दिखाई देती है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। इसके अतिरिक्त जो सेक्स है, इट इज़ बेसिकली डिटरमाइंड बाय नेचर, इट इज़ बेसिकली इनहेरिटेड बाय द बर्थ। इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। वहीं जेंडर की जहाँ तक बात है तो जेंडर बेसिकली प्रभावित होता है हमारे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार के आधार पर, क्योंकि हम स्त्रियों के साथ केवल स्त्री होने की वजह से जो उनके साथ दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का जो व्यवहार करते हैं, हमें लगता है कि हम उच्च हैं, स्त्रियां हमसे नीचे हैं। जब इस तरीके का व्यवहार हम स्त्रियों के प्रति करते हैं, उन्हें अपना जीवन साथी ना समझ के, दोस्त ना समझ के, अपना सबॉर्डिनेट समझने की कोशिश करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में, तब जेंडर शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सेक्स रोल कैन नॉट बी चेंज बाय टाइम एंड कल्चर। देखिए, समय और संस्कृति के दृष्टिकोण से सेक्स की भूमिकाओं को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि मुझे जन्म मेरी माँ ने दिया है, पिता नहीं दे सकता, ये प्राकृतिक सत्य है। ठीक इसी तरीके से यदि जेंडर की बात करें, जेंडर इज फ्लेक्सिबल टर्म एंड इट इज रोल कैन बी चेंज बाय टाइम एंड कल्चर। समय के साथ साथ जो जेंडर शब्दावली है उसमें हमें अंतर देखने को मिलता है। आज महिलाएं केवल घर की चार दीवारी के भीतर ही सिमट के नहीं रह गई हैं, वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और अभी हाल ही में भारत सरकार ने महिलाओं को सशस्त्र सेनाओं में भी भर्ती करना शुरू किया है। एक और अंतर आता है, सेक्स इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द रिप्रोडक्टिव नीड्स, दैट इज अ बायोलॉजिकल फीचर। एवरीबडी एग्री ऑन दिस पॉइंट। ऑन द अदर साइड, जेंडर डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड सोशल नॉर्म्स। ये जो जेंडर अंतर है वो वास्तव में सामाजिक नियमों के थ्रू उसे लागू करने की कोशिश की जाती है। कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, सेक्स और जेंडर में जब हम बात करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, सेक्स एक बायोलॉजिकल जीव वैज्ञानिक अंतर की ओर इशारा करता है, और जेंडर जब एक स्त्री के साथ केवल स्त्री होने के नाते शोषण किया जाता है, भेदभाव का व्यवहार किया जाता है, उस पर अत्याचार किया जाता है, तब हम जेंडर इश्यूज की ओर इशारा करते हैं। इसके आगे बढ़ते हुए हम लोग स्त्री की राजनीतिक स्थिति और नारीवाद के उदय पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो स्त्रियों की राजनीतिक स्थिति है, देखिए, स्त्री और पुरुष के यदि पारस्परिक संबंधों की बात करूं तो सभी नारीवादियों का कहना है कि स्त्रियों को ज़्यादातर ये समझा जाता है कि स्त्रियों का क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी के भीतर है। उनका या उनकी भूमिका का सार्वजनिक क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, स्त्री पुरुष का संबंध केवल सार्वजनिक क्षेत्र का विषय ही नहीं है, बल्कि समाज में स्त्री के संपूर्ण जीवन पर पुरुष का नियंत्रण देखने को मिलता है। और इसीलिए एक थिंकर थे जिनका नाम था कैरोल हैनिश। उन्होंने सबसे पहले ये कहा था, जो जो पर्सनल वर्सेस पब्लिक स्फेयर की जो बात की थी, निजी बनाम सार्वजनिक की जो बात की थी, उस शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग कैरोल हैनिश ने ही किया था। और इनका कहना था कि सामाजिक जीवन के जिस क्षेत्र को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर राज्य के विचार क्षेत्र से, राज्य के विचार विमर्श से, राज्य के कानून और नियमों से जो बाहर रखा गया था, उसकी राजनीतिक प्रकृति को मान्यता देते हुए इसे राज्य के विचार विमर्श में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कहने का मतलब, इन्होंने एक शब्दावली गढ़ी थी कि व्यक्तिगत ही राजनीति है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल और द पॉलिटिकल इज पर्सनल। यानी जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत मानकर आज तक राज्य के कानूनों को या राज्य को व्यक्तिगत क्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश की गई थी,
उसमें भी यदि व्यक्तिगत क्षेत्र में भी एक स्त्री का शोषण केवल एक स्त्री होने की वजह से किया जाता है, तो इस व्यक्तिगत क्षेत्र को भी राज्य के कानूनों के दायरे में लाया जाना चाहिए। देखिए, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि भारत सरकार चर्चा कर रही है कि जो महिलाओं की शादी की जो न्यूनतम आयु है उसे 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया जाए। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। कुछ लोगों का इसके विपरीत विचारधारा है, कुछ लोग इसके समर्थन में बोलते हैं। देखिए, अमूमन यदि एक स्त्री की शादी 18 वर्ष में की जाती है तो आप ये मान के चलिए 18 वर्ष के आसपास वो स्टूडेंट लगभग 12th क्लास में होता है, जबकि एक 21 साल का बच्चा ग्रेजुएशन पास कर जाता है। तो देखा जाए तो शैक्षिक तौर पर भी एक विभिन्नता दिखाई देती है। और यदि स्त्रियों की उम्र भी बढ़ा दी जाती है पुरुषों के बराबर, तो ये माना जा सकता है कि लगभग 21 वर्ष के आसपास दोनों ही सेक्स, मेल और फीमेल, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होंगे। ये भी एक स्वागत योग्य कदम है और इससे और भी कई सारे फायदे मिल सकते हैं देश को। अभी देखने की बात है इसे किस तरीके से भारत सरकार लागू करती है। देखिए, सभी नारीवादियों की मांग है कि स्त्रियों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो निजी क्षेत्र से संबंधित हो, निजता से संबंधित हो, आइदर इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिलेशन और फैमिली प्लानिंग और इट इज रिलेटेड टू द अबॉर्शन इश्यूज। यहाँ सभी व्यक्तिगत क्षेत्रों में स्त्रियों की इच्छा को, उनकी भी जो राय है उसको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। देखिए, जब हम कहते हैं कि राजनीति का सरोकार सार्वजनिक क्षेत्र से है, तो सभी नारीवादी ये तर्क देते हैं कि स्त्री पुरुष का पारस्परिक संबंध केवल पब्लिक स्फीयर से ही संबंधित नहीं है और समाज में स्त्री के संपूर्ण जीवन पर आज हमें पुरुषों का नियंत्रण देखने को मिलता है। चाहे वो पर्सनल स्फीयर हो, चाहे वो फैमिली की चार दीवारी के अंदर की बातचीतें हों, सारी जगहों पर पुरुष, जो पितृ प्रधान समाज है, उसका स्त्रियों पर स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए सभी नारीवादियों का कहना था कि समाज में न्याय की स्थापना के लिए जो व्यक्तिगत क्षेत्र है उसे भी स्टेट रेगुलेशन का विषय बनाना चाहिए, उसे भी राज्य के विनियमन का विषय बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर राज्य के विचार क्षेत्र से बाहर रखा गया है, उसकी राजनीतिक प्रकृति को मान्यता देते हुए उसे राज्य के विचार क्षेत्र में सम्मिलित करना चाहिए। और देखिए, नारीवादियों की मांग है कि स्त्रियों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो परिवार नियोजन का विषय हो, चाहे अबॉर्शन रिलेटेड इश्यूज हो, चाहे फैमिली के पर्सनल इश्यूज हो, उन पर भी उनको पूरा रिस्पेक्ट और सम्मान दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।